Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं keywords, important points, hidden gems from all the chapters of business studies और इस वीडियो में बात कर रहे हैं financial management के बारे में. Before starting the video, I would like to encourage you for the fact कि आप इस chapter के concepts को अच्छे से समझें. This is a very conceptual chapter. कुछ एनालिटिकल बातें भी हैं, तो सिर्फ कीवर्ड्स देखकर ये मत समझ लेना कि हो गया पूरा चैप्टर. नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जिसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. आई पुट द लिंक ऑफ दोज इन द डिस्क्रिप्शन. लाइक आई हैव डिस्कस इन ग्रेट डिटेल फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. वो वीडियो अगर आपने देखा और उसने आपको हेल्प नहीं किया तो आप मुझे कह देना कि हाँ मैम हेल्प नहीं किया. I'm 100% sure कि आपको बहुत मदद मिलेगी. Highly conceptual video. Then financial leverage I have discussed with numerical questions, trading on equity, financial management chapter के numericals, fixed capital requirement, working capital requirement, a lot of videos I've already uploaded. But yes, this video serves as a revision of the chapter और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मोस्टली सभी कॉन्सेप्ट्स का एक ओवरव्यू दे दूं. ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. Alright, so primary aim of financial management, the objective of financial management is to maximize shareholders' wealth, wealth maximization concept. मतलब क्या? जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए. कैसे पता लगेगा? जब उनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ इट गोज अप, तो इससे पता लगता है कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है. क्योंकि कंपनी अगर अच्छे डिसीजंस ले रही होगी, अच्छे काम कर रही होगी, तभी कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, बिकॉज तभी उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी एंड सो द प्राइस विल गो अप. So this is the primary objective of wealth management. Then the size of assets, profitability and competitiveness are all affected by dash decisions. तो देखो इस चैप्टर में जो मेन बात है वो यही है कि 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं. मतलब पैसों से रिलेटेड एक कंपनी को 3 तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजंस की पैसा कहाँ से उठाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की पैसा कहाँ पे लगाएं, और डिविडेंड डिसीजन यानी आउट ऑफ प्रॉफिट कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना रिटेन कर लें. तो एसेट्स की बात होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, और ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात हो रही है बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर. सो दीज आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उन्हें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं ना. सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. Okay, then ingredients of sound working capital management. So let me tell you, जो investment decisions होते हैं कि पैसा कहाँ पे लगाएं, वो 2 तरह के हो सकते हैं. long term investment decisions which are called capital budgeting decisions, और short term investment decisions which are also known as working capital decisions, जो day to day operation से related होते हैं. तो कैसे पता लगता है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करते हैं? वर्किंग कैपिटल आप चैप्टर में पढ़ते हैं CA माइनस CL होता है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है. तो अगर हम अपने कैश को अच्छे से मैनेज करते हैं विच इज अ करंट एसेट, अगर हम अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करते हैं विच इज अगेन अ करंट एसेट, अगर हम अपने रिसीवेबल्स जैसे डेटर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं विच इज ऑल्सो अ करंट एसेट, यानी हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी है, साउंड है. दिस कैन कम एज एन MCQ ऑल्सो. देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूजेज ऑफ फाइनेंस. मतलब पैसे को बेस्ट जगह से उठाओ, रेज करो और बेस्ट तरीके से उसे यूज करो, यही होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Alright then, debt is the cheapest of all sources. This is a highly controversial question. इस पे डिबेट हो सकती है. सो नॉर्मली लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब हमारी खुद की सेविंग्स जो है, जब हम अपनी खुद की ही सेविंग्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं होती. तो रिटेन्ड अर्निंग्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट.
जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हायर लेवल पे स्टडी करोगे, मे बी इन योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या एमबीए में पढ़ोगे, तो वहां आप देखोगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज करने की भी एक कॉस्ट होती है। हाँ, नॉट इन द रियल सेंस बट इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये रिटेन्ड अर्निंग्स अगर मैं रिटेन ना करती तो आई वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, और वो शेयर होल्डर उस डिविडेंड को कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे जो अब वो नहीं कमाएंगे। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Another way of thinking it is like कंपनी अगर इस पैसे को रिटेन ना करती तो कहीं इन्वेस्ट कर देती और उस पे पैसा कमा लेती जो अब वो नहीं कमा पा रही। अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहने का मतलब है रिटेन अर्निंग्स का ऐसा नहीं कि कोई कॉस्ट नहीं होती, उसकी भी कॉस्ट होती है, which is actually equal to the cost of equity, क्योंकि retained earnings belongs to the shareholders। retained earnings की कॉस्ट होती है जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है, और आपने पढ़ा है that cost of debt is less than cost of equity। I'll talk about it further in the video। So debt is the cheapest source of finance and not retained earnings, क्योंकि उसमें opportunity cost होती है। Then very important sentence, preparation of financial blueprint of an organization's future operations। So blueprint is like a map। हमने एक मैप बनाया है फ्यूचर में हमें कैसे काम करना है, बेसिकली पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। This is related to a very important concept of financial management, that is financial planning। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड ये लाइन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। देन पार्ट ऑफ करंट एसेट्स नॉट फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम करंट एसेट्स को हम कैसे फाइनेंस करते हैं, तो लेट मी टेल यू, करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी फाइनेंस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी। दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स विच इज नॉट फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, SRQ। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख के करंट एसेट्स हैं, ठीक है, और इस 5 लाख के लिए लेट्स से 3 लाख की करंट लाइबिलिटी है। मतलब आप कह सकते हो कि 5 लाख के करंट एसेट्स के लिए हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से 3 लाख रुपीज रेज किए, तो बाकी के 2 लाख किससे किए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म सोर्स है ना, so that part of current asset which is not financed through short term sources, that is financed through long term sources, this is actually called working capital। Then which component of capital structure determines the overall financial risk? Capital structure के दो components होते हैं, debt और equity। Debt से अगर हम पैसा रेज करते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, बिकॉज डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट इक्विटी के ऊपर डिविडेंड देना है या नहीं देना डिपेंड करता है, राइट। सो द आंसर इज डेट। ऑलराइट जी, देन आगे चलते हैं। अ डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज नोन एज डैश। तो 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड। अगर मुझे एक न्यू मशीन खरीदनी है पुरानी मशीन को रिप्लेस करने के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। एंड अगर और प्रिसाइजली बताना है तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेम, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। ओके, देन these decisions affect the day to day working। डे टू डे वर्किंग मतलब वर्किंग कैपिटल, रोजमर्रा के लिए जो पैसे चाहिए उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? जब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलता है कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेट। डेट से पैसा उठाना यहाँ पे अच्छा होता है क्योंकि आपको मिल ज्यादा रहा है रिटर्न और कॉस्ट कम पड़ रही है। इस केस में हम बेनिफिट ले सकते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, which is increase in the profit earned by the shareholders due to presence of fixed financial charges like interest।
और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है कि हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और रिटर्न कम मिलता है, तो इस केस में डेट हमें पसंद नहीं आता। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में, बहुत डिटेल में जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन काइंड ऑफ रिपीटेड है। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि डेट की वजह से ही फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होता है। चलिए जी, देन फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कंप्यूट करते हैं। एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज आप अपने अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, डेट इक्विटी रेशो के थ्रू, कि मैंने कितना पैसा डेट से उठाया, कितना पैसा इक्विटी से उठाया। ठीक है, वैसे फाइनेंशियल लेवरेज इज द proportion of debt in the overall capital structure। या फिर इसका ये भी एक तरीका होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ये रेशो भी आपके अकाउंट्स में अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है। दोनों से आंसर तो डिफरेंट आएगा, बट जो ये बात कहना चाह रहे हैं वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख मैंने डेट से रेज किया और 1 लाख इक्विटी से, तो इससे पता लग रहा है जितना आपने डेट से रेज किया दैट इज डबल ऑफ जितना आपने इक्विटी से रेज किया। और अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो 2 लाख मैंने डेट से रेज किया आउट ऑफ टोटल 3 लाख, आउट ऑफ टोटल 3 लाख, तो आंसर तो डिफरेंट आएगा, बट जो ये बात कहना चाह रहा है वो तो एक ही है। सो डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। देन next question, ABC Limited has debt equity ratio of 3:1, whereas XYZ Limited has debt equity ratio of 1:1। आप बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा डेट यूज कर रही है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट कंपनी, क्योंकि इसमें 3:1 है डेट इक्विटी रेशियो। नेम द एडवांटेज दैट द फर्स्ट कंपनी ABC Limited will have over XYZ Limited when the rate of interest is lower than the rate of return on investment। अभी मैंने आपको बताया था दिस इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। जब आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है और कॉस्ट ऑफ डेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। इस केस में डेट हमें पसंद आता है, डेट इज गुड, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड EPS। वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? फिर से वही बात, जब ज्यादा डेट यूज करके हम शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी व्हेन देयर इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। ऑलराइट चैम्प्स, सो ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है that I can't stress it enough. The factors affecting choice of capital structure, I'll put the link of the video in the description, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करने लगी तो दिस विल बी सुपर लॉन्ग और फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे। सो इसके जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स है, उसका हमने एक निमोनिक बनाया है। इफ यू लाइक इट टेक इट। फॉलोइंग सिंपल डेली फिटनेस रूटीन कैन क्योर कॉमन कफ कोल्ड, reduce risk to illness। So F से है flexibility, stock market conditions, debt service coverage ratio, flotation cost, regulatory framework, cash flow position, cost of debt, cost of equity, capital structure of other companies, control, risk consideration, return on investment or tax rate। Make sure to watch that video to understand each and every point। Total 14 points है, ठीक है। ये भी पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऑल राइट देन, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू सी दैट firm does not raise funds unnecessarily and to ensure availability of funds whenever required। यानी जब भी हमें पैसों की जरूरत हो तो हमारे पास पैसे हों और बिना बात के फंड्स भी रेज नहीं करना है, क्योंकि पैसे की भी कॉस्ट होती है, ठीक है। चलिए देन, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो मिक्स ऑफ ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, मिक्स ऑफ डेट और डेट एंड इक्विटी। सो व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी in a company is such that it leads to increase in the value of equity share, which is our ultimate target, तो हम कहते हैं ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है।
जब डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन ऐसा है कि हमारे इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। Trading on equity की definition: profit earned, increase in the profit earned by the shareholders due to presence of fixed financial charges like interest. सिंपल शब्दों में, जब डेट के होने से शेयर होल्डर्स का फायदा होता है या फिर ईपीएस बढ़ता है, उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, यानी फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। All right, जी then आगे चलते हैं। Level of collaboration. This is one of the factors affecting fixed capital requirement. Level of collaboration. अगर कोई ऐसा asset है जो कुछ organization साथ में मिलके use कर सके, तो हर participant organization की fixed capital requirement कम हो जाएगी। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर वाले पर्सन को प्रिंटर की जरूरत है, बट इतनी भी ज्यादा नहीं है, कभी कभी प्रिंटर की जरूरत पड़ जाती है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, वहां पे भी सेम सिचुएशन है, कभी कभी प्रिंटर की जरूरत पड़ जाती है। और प्रिंटर सपोज बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर हम एक प्रिंटर खरीद लें और दोनों यूज कर लेंगे जब भी रिक्वायर्ड होगा, तो हम दोनों की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हमें कम पैसे खर्चने पड़ेंगे। सो इट्स अ गुड आइडिया। दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। मतलब एक फैसिलिटी को जब कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यूज करती हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो एटीएम से रिलेटेड है। जब कई सारे बैंक्स मिलकर एक एटीएम एस्टैब्लिश करते हैं, दैट इज ऑल्सो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। काफी देर से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है? दिस इज ऑल्सो देयर इन योर अकाउंटिंग रेशियोज इन अकाउंट्स। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बहुत सिंपल है, जितने पैसे आपने कमाए, अर्निंग, डिवाइडेड बाय जितने पैसे आपने लगाए, इन्वेस्टमेंट, इनटू 100। परसेंटेज में आंसर आता है, मतलब मैंने कितना रिटर्न कमाया आउट ऑफ जितना पैसा मैंने लगाया। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके देन, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि डेट की कॉस्ट कम पड़ती है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से समझ सकते हैं। आप उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जिसने आपको लोन दिया है, उसका रिस्क कम है, क्योंकि मैं पक्का पक्का उसको इंटरेस्ट दूंगी। एज इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मुझे देना ही पड़ेगा, तो उसका रिस्क कम है। नाउ इमेजिन अ शेयर होल्डर जिसने मुझे कैपिटल दी है। मैं एज अ कंपनी हो सकता है उसको डिविडेंड ना दूं, किसी साल में मेरे प्रॉफिट्स नहीं हुए तो मैं डिविडेंड नहीं दे रही, तो भी चलेगा। तो उसका रिस्क ज्यादा है, राइट, शेयर होल्डर का। तो पहली बात तो समझो, लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर। दूसरी बात, जिसका रिस्क कम है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी कम है, और जिसका रिस्क ज्यादा है उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, क्योंकि वो इतना रिस्क ले रहा है। तो इंटरेस्ट नॉर्मली कम होता है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इंटरेस्ट वैसे मुझे हर साल देना है, डिविडेंड हो सकता है मैं कभी मिस भी कर दूं, और उसका रेट भी कोई प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें, रेट भी डिफाइन नहीं है। बट क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है, तो जब भी मैं उसको डिविडेंड दूंगी तो अच्छा खासा देना पड़ेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज अज्यूमिंग सो मच रिस्क। तो यूजुअली इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता है और डिविडेंड ज्यादा देना पड़ता है। तो दिस इज वन रीजन व्हाई द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि लेंडर का रिस्क कम होता है, उसे पक्का पक्का रिटर्न मिलता है, और शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, which again I have explained in that video, interest on debt is a tax deductible expense। यानी इंटरेस्ट के होने से हमारी टैक्स की बचत होती है एज अ कंपनी, बट डिविडेंड के होने से हमारी टैक्स की कोई बचत नहीं होती। तो इस वजह से भी डेट सस्ता हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट के होने से हमारा टैक्स भी सेव होता है। कैसे सेव होता है उसके लिए आप उस वीडियो को रेफर करेंगे।
Alright जी then higher the ICR interest coverage ratio ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो. The formula is EBIT upon interest. इसका मतलब है कि मेरे पास कितना पैसा है एंड आउट ऑफ दैट मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, क्योंकि EBIT में से ही इंटरेस्ट देना होता है. अगर ये रेशियो ज्यादा है मतलब मैं ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ, इंटरेस्ट देने में मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही. इमेजिन अगर ये रेशियो है 2 टाइम्स, तो ये है 2 लाख द EBIT एंड इंटरेस्ट इज 1 लाख. अनदर केस जहां पे ये रेशियो है 5 टाइम्स, ये है 5 लाख न्यूमरेटर और इंटरेस्ट है 1 लाख. किस केस में एज अ कंपनी आपको इंटरेस्ट देने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही? इन दिस केस बिकॉज यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ अर्निंग. तो जब आईसीआर ज्यादा होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हमें डेट से परेशानी कम होती है. लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस. Alright जी then आगे प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी. ये भी एक सेंटेंस है रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग. जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने फंड्स हैं और कब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. ऑलराइट जी देन आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, इतने सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं इस डिसीजन में, और इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं. एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वापस जाना कम्स एट अ ह्यूज कॉस्ट. और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बहुत महंगी सी मशीन खरीद ली, अब मेरे आने वाले समय में प्रोडक्शन इस पे डिपेंड करेगी, बहुत इसमें पैसे लगे हैं. इस डिसीजन को रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल भी है तो बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे. देन मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन. इसके भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं कि आप कितना डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को. ये किन बातों पे डिपेंड करता है, वीडियो है इससे रिलेटेड, जरूर देख लेना. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, बट जो मेजर है दैट इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर मेरे पास एज अ कंपनी ज्यादा अर्निंग्स है, आई कैन गिव आउट मोर डिविडेंड. कम अर्निंग्स है तो आई कैन गिव आउट लेस डिविडेंड. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट? ओके जी देन फाइनेंसिंग डिसीजंस के फैक्टर्स क्या है? पैसा कहाँ से उठाएं, कहाँ से रेज करें? जब हम ये सोच रहे हैं तो किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा? इसके लिए भी निमोनिक बनाया, सी कैलोरी कंजम्पशन चार्ट फॉर फूड रेसिपीज. देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. अगर कैपिटल मार्केट राइजिंग है तो लोग इक्विटी में पैसा लगाना पसंद करते हैं, तो मैं इक्विटी से पैसा उठा सकती हूँ. जैसे अमेरिका में आजकल क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट इज नॉट गुड. कंट्रोल कंसिडरेशन. अगर मैं एज अ कंपनी नहीं चाहती कि बाहर के लोग ओनर्स बन जाएं, तो डेट मेरे लिए बेटर ऑप्शन है. कैश फ्लो पोजीशन. अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है एज अ कंपनी, तो मेरे लिए डेट वुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें मुझे रेगुलर इंटरेस्ट देना होता है. कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए. कॉस्ट. सिंपली कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसकी क्या क्या मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो मैं सोचूंगी. फ्लोटेशन कॉस्ट. पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए. कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. मैं देखूंगी कि मुझे डेट में कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, इक्विटी में कितनी करनी पड़ रही है. यूजुअली इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, और डेट में अगर आप लोन ले रहे हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती. हाँ, अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो ज्यादा होती है. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. ध्यान से सुनना. अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, मतलब फिक्स्ड खर्चे ज्यादा है, जैसे रेंट देना है बिल्डिंग का, सैलरी देनी है परमानेंट एम्प्लॉयज को, ये खर्चे आपके बहुत ज्यादा हैं, तो आप अपने ऊपर एक और फिक्स्ड बर्डन नहीं डालना चाहोगे इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट विच इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज. फिर आप प्रेफर करोगे इक्विटी, क्योंकि उसमें फिक्स्ड बर्डन नहीं होता. ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो आप अपने ऊपर अगर थोड़ा बर्डन डाल भी लोगे इंटरेस्ट का, दैट इज ऑल्सो फाइन. रिस्क. सिंपली बस मैं रिस्क एनालाइज करूंगी किस सोर्स में कितना रिस्क है.
चलिए जी, चलिए, ये भी आपकी बुक में गिवन है। ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए चीजें लाई हूं, तभी हिडन जेम्स नाम रखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज यूजुअली डन फॉर 3 to 5 years। बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक तो डिफिकल्ट है और यूजफुल भी कम हो जाता है। तो 3 to 5 years, और इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स में आ जाते हैं बजट, जो कि होता है फॉर 1 year और लेस। जैसे आने वाले 1 साल के लिए हमने सेल्स बजट बनाया, या प्रोडक्शन बजट, या कैश बजट। और लॉन्ग टर्म फोकस करता है ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। और इसमें जैसे एग्जांपल हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं। सो वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग 3 to 5 years के लिए होती है, बट उसमें भी वी कैन क्लासिफाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। देन ये मैंने आपको वर्बली तो बता दिया था, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। लेवरेज वर्ड मतलब डेट ही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लेवरेज का मतलब डेट ही होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। विच कॉन्सेप्ट इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस? तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट गिवन है, सिंपल है समझना। पैसे जब हम उठाएंगे फाइनेंसिंग डिसीजन और उसको हम अच्छी जगह लगाएंगे, दिस वी कैन डू बेटर if we do financial planning. So financial planning links the investment decisions and financing decisions. Then decision taken in financial management which affects the liquidity as well as the profitability of the business. स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था जहां पे साइज ऑफ एसेट्स की बात थी, वहां कैपिटल बजटिंग डिसीजन आंसर था। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड बातें हो रही हैं, डे टू डे से रिलेटेड बातें हो रही हैं। सो दिस इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन विच इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सेंटेंस भी आपकी बुक में गिवन है। लीस्ट लिक्विड करंट एसेट, लिक्विड का मतलब समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कौन सा करंट एसेट आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या बहुत कम एक्सटेंट तक कर सकते हैं? द आंसर इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ये क्या होता है? नॉट ड्यू बट पेड। नॉट ड्यू बट पेड, क्या इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, ये तो हमने पे कर दिया है, जल्दी पे कर दिया है, इसको कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं लीस्ट लिक्विड करंट एसेट। इसे आप अपने अकाउंट्स की क्विक रेशियो से भी रिलेट कर सकते हो। ओके, बिजनेस रिस्क अगर कम है तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट इंडिकेट? बिजनेस रिस्क इज द ऑपरेटिंग रिस्क। मतलब अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, वही जैसे मैंने बोला था, रेंट देना है बिल्डिंग का, सैलरी देनी है परमानेंट एम्प्लॉयज को, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, मेरे ऊपर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बर्डन ज्यादा है, तो बिजनेस रिस्क ज्यादा है। बट अगर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो बिजनेस रिस्क कम है। अगर बिजनेस रिस्क कम है तो मैं अपने ऊपर एक बर्डन डाल सकती हूँ इंटरेस्ट का, विच इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। यानी कि अगर आपका बिजनेस रिस्क कम है तो आप डेट से पैसे उठा सकते हो, डेट ज्यादा यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन कम है तो दूसरा ले सकते हो। ओके, देन एज फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द कॉस्ट एंड रिस्क? इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था फिनेंशियल लेवरेज का मतलब डेट, डेट की बात हो रही है। तो अगर मैं डेट ज्यादा लूंगी तो एज अ कंपनी मेरी कॉस्ट क्या होगी और रिस्क क्या होगा? अगर पहले रिस्क की बात करूं, अगर आप डेट से ज्यादा पैसे उठाओगे तो टेंशन है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पक्का पक्का देना पड़ेगा। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज, मेरा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर मैं डेट से पैसे उठाऊंगी ज्यादा तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, विच इज एक्चुअली द फाइनेंशियल रिस्क। बट सिंस डेट इज a cheaper source of finance, cost of debt is lower than the cost of equity, तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो डाउन। तो इन शॉर्ट, अगर मैं डेट से ज्यादा पैसे उठाऊंगी तो मेरा रिस्क बढ़ेगा बट मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी।
Alright, this is simple. Proportion of various types of funds. Relative proportion, जैसे mix of owners funds, borrowed funds. कितना पैसा कहाँ से ले? This is actually capital structure. Now, this is an important sentence. Foresee the fund requirement, both the quantum, which is the quantity, as well as the timing. कब मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी जब मैं ये फोरसी करने की कोशिश कर रही हूं, तो एक्चुअली वी आर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. इसमें क्वांटम और टाइमिंग भी आ गया, मैचिंग ऑफ फंड्स भी आ गया, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी आ गया, लिंकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद फाइनेंसिंग डिसीजन भी आ गया. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आंसर हो सकता है. वैसे और भी हो सकते हैं. इस पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही कॉन्सेप्ट्स हैं. देन ये लाइन भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है, बुक में गिवन है. नेम द प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज. जैसे ये बुक 1 से रिलेटेड लग रहा है ना. If you have the options, so you should be able to recognize that this is financial planning, financial activities से related है. Now this is the question of the video. ये question usually बच्चे गलत करते हैं and I'll tell you why. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड बाय विक्रांत's फादर लिंक्स which फाइनेंशियल डिसीजन विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन 3 होते हैं: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन. प्लीज रिमेंबर, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर. फाइनेंशियल डिसीजन 3 होते हैं. तो पूछ रहे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस केस स्टडी में, उस कॉन्सेप्ट से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लिंक हो रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से. लेट अस रीड. Vikrant joins his father's business of organic masalas near Kotgarh in Himachal after completing his MBA. In order to capture a major share of the market, he decided to sell the product in small, attractive packages by using the latest packaging technology. His father suggested that they hire financial consultants to estimate the amount of funds that would be required for the purpose and timing when it would be required. तो इस लाइन से बच्चों ने सोचा फाइनेंशियल प्लानिंग, और एक्चुअली इस लाइन से आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग ही है, बट नॉट द आंसर ऑफ द केस स्टडी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द कॉन्सेप्ट, बट दे आर नॉट आस्किंग द कॉन्सेप्ट, दे आर आस्किंग कि इस कॉन्सेप्ट से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन से लिंक हो रहा है. गोइंग बाय द स्टेटमेंट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, कहाँ पे दिखाई थी, हियर. तो कौन सा लिंक होता है इन्वेस्टमेंट से? फाइनेंसिंग डिसीजन. तो आंसर है इसका फाइनेंसिंग डिसीजन. अ वंडरफुल क्वेश्चन, और सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. हाउ ब्यूटिफुल दिस क्वेश्चन इज. फाइनेंसिंग डिसीजन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलिए देन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. रोजमर्रा के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है. वर्किंग कैपिटल को सिंपल समझो, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको फंड्स चाहिए. ठीक है, अगेन डिटेल के लिए आप वो वीडियो देखेंगे. सो द निमोनिक दैट वी हैव मेड इज स्कूल इज क्लोज्ड ऑन कमिंग संडे. Let's plan a new board game. इंटरेस्टिंग है, काफी सारे पॉइंट्स है, इससे याद हो सकते हैं. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा कब होगी और कम कब होगी? अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. अगर महंगाई ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए. क्रेडिट अलाउड, अगर मैं लिबरली क्रेडिट दे देती हूँ, उधार दे देती हूँ, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. अगर मैं क्रेडिट आसानी से नहीं देती तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर मैं अपने ऑपरेशंस में बहुत एफिशिएंट हूँ, हाई एफिशिएंसी है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. अगर मेरी एफिशिएंसी लो है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए.
क्रेडिट अवेल्ड, अगर मुझे क्रेडिट आसानी से मिल जाता है, यस इफ आई गेट क्रेडिट तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, मुझे क्रेडिट आसानी से नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। सीजनल फैक्टर्स, पीक सीजन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल, लीन सीजन में कम वर्किंग कैपिटल, कंपटीशन ज्यादा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम है तो कम वर्किंग कैपिटल। देन प्रोडक्शन साइकिल अगर लॉन्गर है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, शॉर्टर है तो कम वर्किंग कैपिटल। अगर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं, अनइंटरप्टेड सप्लाई है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए क्योंकि मुझे इन्वेंट्री ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर रॉ मटेरियल मुश्किल से मिलता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। नेचर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए बिकॉज प्रोसेसिंग करनी है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से खरीदा कहीं बेचा सिंपली, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, बूम में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, रिसेशन में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर मेरे आगे बहुत सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। देन जी नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मुझे फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा चाहिए या कम, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसका भी हमने निमोनिक बनाया है। लेट्स क्रिएट न्यू ग्रुप फॉर स्टूडेंट डिस्कशन टुडे, राइट। सो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर मैं कोलैबोरेट कर सकती हूँ किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें तो ऑब्वियसली मशीन्स इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो ऑफकोर्स मुझे मशीन्स इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, बस कहीं से खरीदा कहीं बेचा, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर मेरे आगे बहुत ग्रोथ के रास्ते हैं तो मुझे ज्यादा मशीन चाहिए, ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। कम ऑप्शन है मेरे पास, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम है तो कम चाहिए। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल लीज पे अगर मैं सामान ले सकती हूँ, इफ लीजिंग ऑप्शन इज अवेलेबल कम चाहिए फिक्स्ड कैपिटल, अगर लीजिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ज्यादा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, छोटा है स्केल ऑफ ऑपरेशन कम फिक्स्ड कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन, अगर मुझे डाइवर्सिफाई करना है, न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में जाना है तो मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी तो कम। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, आई नीड मोर फिक्स कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंप्यूटर्स। बट अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर, तो आपको कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। All right, Ji. Then these pictures are there in your book. This chapter does not have a lot of pictures, but still I want to discuss this. ये CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यही सारे काम कर रहा है। जो 3 फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, व्हाई आई स्ट्रेस ऑन द वर्ड फाइनेंशियल, क्योंकि बच्चे लिखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस 3 है, नो नो, फाइनेंशियल डिसीजंस 3 है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। अच्छा, वैसे मैं अगर आपसे पूछूं सीएफओ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, लिंकिंग इट विद चैप्टर नंबर 1, तो टॉप लेवल पे होता है ये। इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेने हैं, जो मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म होते हैं, कैपिटल बजटिंग शॉर्ट टर्म होते हैं, वर्किंग कैपिटल। इसे फाइनेंसिंग डिसीजंस भी लेने हैं कि पैसा कहाँ से उठाए, डेट से या इक्विटी से। इसे डिविडेंड डिसीजन भी लेने हैं कि प्रॉफिट्स में से कितना डिविडेंड दें और कितना रिटेन करें। सो दीज आर द फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर ये पिक्चर आती है और वो पूछते हैं कि ये कौन से डिसीजंस हैं, फाइनेंशियल। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम चाहते हैं कि हमारे शेयर का प्राइस बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड्स भी दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। Alright, champ. So I hope this video was helpful for you. If it was, please like the video and share it with your friends. बाकी सभी chapters के हिडन जेम्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में।